Okay, now we will discuss about the transfer of heat. So our topic of discussion is ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए, हीट को ट्रांसफर करना मतलब कि आपको क्लियरली पता लग ही रहा है इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि जब भी हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, or you can say that from one part of the system to the other, from one part of the system to other, सिस्टम के दूसरे पार्ट तक हीट जाती है। दिस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली हीट का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होना, या एक ही सिस्टम के अंदर, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास ये रोड है, आयरन की रोड है, हम इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैंडल लगाई, कैंडल लगा करके इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये रोड पूरी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, ये पूरी हीटअप होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें हीट ट्रांसफर किस तरफ होता है, तो आंसर है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसका जो दूसरा एंड है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली इस लाइन का ये मीनिंग है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर। तो ये इसी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, ये इसी सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट से सेकंड पार्ट की तरफ ये हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, ये किसके बेसिस पे हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। इस हीट के ट्रांसफर होने का बेसिस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी, और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जब यहाँ का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब क्या होगा, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। अब पूरी जो बॉडी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि अब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, और वो जो कंडीशन होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होती है। इसको हमने कैलोरीमेट्री में भी स्टडी किया था। कैलोरीमेट्री में देखिए क्या बताया था इसके बारे में, हमने ये देखा था कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये कोई बॉडी ए है जो हायर टेम्परेचर पर है, और कोई दूसरी बॉडी है जो कौन से टेम्परेचर पे है, जो लोअर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ये बॉडी है विच इज एट द लोअर टेम्परेचर। तो हमें पता है हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, जो हीट ट्रांसफर होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगी। और ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर टी नहीं हो जाता। जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाएगा, टी नहीं हो जाएगा, कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाएगा, तब तक क्या होती रहेगी, हीट ट्रांसफर होती रहेगी। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और दूसरी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, तो आंसर है हीट जो ट्रांसफर होगी वो 100 डिग्री से, जस्ट वेट, हीट वो हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, और ऐसा तब तक चलता जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और उस टेम्परेचर को कॉमन टेम्परेचर बोलते हैं। और ये जो कंडीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें भी हमने ये स्टडी किया था कि हीट हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर के क्या क्या मोड हो सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें देखिए सबसे पहला मोड आएगा कंडक्शन, सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कन्वेक्शन के बारे में, और थर्ड इसके अंदर आएगा रेडिएशन। ओके, तो तीन मोड ऑफ हीट को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले कंडक्शन को, फिर कन्वेक्शन को, फिर रेडिएशन। देखिए बेसिक डेफिनेशंस सीख लीजिए क्या होंगी कंडक्शन की।
उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कंडक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर का क्या तरीका रहता है। देखो कंडक्शन के लिए हम लोग इसमें ये वर्ड यूज करेंगे कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ होगी। सो हियर वी विल राइट द डेफिनेशन। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one part of the body to another, from one part of the system या body to another, जिसमें हीट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफर होगी। और कैसे ट्रांसफर होगी? फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो जिस तरफ टेम्परेचर फॉल हो रहा है उस तरफ हीट ट्रांसफर होगी, मतलब कि हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ की जाएगी और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे ट्रांसफर होगी, तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर विल बी नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम, नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम। इसमें जो मीडियम होगा, जो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, वो चल करके नहीं जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो अपनी जगह पर सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे। तो अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर को हम ऐसा बनाते हैं, और इसमें आपको पता है कि ये पार्टिकल्स हैं जो फिक्स पोजिशंस पर हैं, और ये फिक्स पोजिशंस पर क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल था इसका वाइब्रेशन इतना था, तो ये ऐसा वाइब्रेट होकर के फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर इस तरफ जा सकता है, 1 मिलीमीटर इस तरफ जा सकता है। तो ये अपनी मीन पोजीशन से, ये जो पोजीशन होती है जहां पर ये एक्चुअली था, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होता है और एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, और एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में सोर्स लगाते हैं। वो सोर्स क्या करेगा, इसको हीट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके साथ में यहाँ पर एक कैंडल लगाई या एक बर्नर लगाया, इस बर्नर के थ्रू हमने क्या किया, इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की। यहाँ पर ये बर्नर को प्लेस कर दिया, बर्नर को प्लेस किया तो क्या होगा, इसको हीट मिलेगी। हीट एनर्जी मिलने का मतलब क्या है कि इस पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल के वाइब्रेशन का क्या इंक्रीज हो चुका होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले ये 1 मिलीमीटर इस तरफ जा रहा था, 1 मिलीमीटर इस तरफ जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुका है, ये अपनी मीन पोजीशन से अब ये 5 मिलीमीटर इधर जा रहा है, 5 मिलीमीटर इधर जा रहा है। सो इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये अपने साथ वाले पार्टिकल से कोलिजन कर सकता है, और जब भी कोलिजन करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो फिर ये भी मोशन में आ जाएगा, ये भी आगे की तरफ चल पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल था ये पहले आसपास के पार्टिकल से कोलाइड नहीं कर पा रहा था, अब हमने इसको हीट एनर्जी दी तो ये इसके साथ जाकर के इस तरफ मूव करता है, इस तरफ मूव करता है, तो इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगने से फिर ये पार्टिकल भी चल पड़ता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हीट का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट का मतलब है पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते हुए अपने एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अपने साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, फिर ये अपने साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, फिर ये भी हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट तो पहले भी कर रहे हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम था, लेकिन जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो मीन पोजीशन से अब पहले से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो अब ये जो पार्टिकल है इनके वाइब्रेशंस
इंक्रीज हो चुके हैं, इनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुके हैं। तो बेसिकली इस पार्टिकल के पास जो अब हीट एनर्जी है वो अपनी हीट एनर्जी को अपने साथ वाले पार्टिकल में ट्रांसमिट करेगा। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम मूव नहीं कर रहा है। ये पार्टिकल, जैसे कि ये फर्स्ट पार्टिकल है ये वाला, ये पार्टिकल चल करके यहाँ नहीं जा रहा है, इस तरह से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। बेसिकली इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि कंडक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चेन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया इस तरह से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक लॉन्ग रो को हमने इस तरह से क्रिएट कर दिया, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को हमने इस तरह से प्लेस कर दिया। अब ऐसा प्लेस करने से क्या फायदा होगा, अब इसके पास हमने किसी ऑब्जेक्ट को दिया, जैसे कि एक चौक था, तो मैंने इसको एक चौक पकड़ाया और बोला कि इसको आगे से आगे ट्रांसफर करो और लास्ट में यहाँ तक पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, ये इस चौक को उठा करके अपने साथ वाले एडजेसेंट स्टूडेंट को देगा, ये इस चौक को फिर अपने अगले स्टूडेंट को देगा, फिर ये अपने अगले स्टूडेंट को। तो इस तरह से पार्टिकल बाय पार्टिकल क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है और हीट यहाँ तक पहुंच गई है। कन्वेक्शन में ये होगा कि ये चौक को सीधा, ये चौक को क्या करेगा, यहाँ से खुद उठाएगा और चल करके यहाँ पर जाएगा और बोलेगा कि ये लीजिए यहाँ तक आ गए हम लोग। तो इस केस में ये क्या होगा, ये होगा कन्वेक्शन, ये होगा कन्वेक्शन। तो अगर ये खुद मूवमेंट करके जाता है और एनर्जी को ट्रांसमिट करता है तो वो कन्वेक्शन हुआ। लेकिन अगर ये एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है और खुद मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, खुद किसी भी तरह के एक्चुअल मूवमेंट नहीं दिखा, वाइब्रेशन कर रहा है। एक्चुअल मूवमेंट का मतलब है कि ये पार्टिकल चल करके ऐसा इधर नहीं जा रहा है, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स जगह पर है, बस वो हीट को इस तरह से ट्रांसफर करेगा, तो ये कंडक्शन हो। सो दिस इज कंडक्शन। तो मेटल्स के अंदर कंडक्शन जो है वो फास्ट होगा, इसीलिए मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी, कोई हीट को जल्दी ट्रांसफर करेगा, कोई हीट को धीरे ट्रांसफर करेगा। ओके, तो ये इसको समझने का तरीका है कि एक चौक को क्लास के फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, कोई भी स्टूडेंट उठ करके मूव नहीं करेगा अपनी सीट से, वो क्या करेगा, वो आगे से आगे उस चौक को ट्रांसमिट करता जाएगा। वो चौक क्या चीज है, वो चौक ही तो हमारी हीट एनर्जी है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं जो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस इज कंडक्शन, ये कंडक्शन होता है। तो इस तरह से आप कंडक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है इसके एग्जांपल्स की। तो ये तो हीट का हुआ ट्रांसफर, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल ये होंगे कि जैसे हमारे पास एक मेटल की रोड है, तो मेटल की रोड को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कैंडल को बर्न किया, ये सोर्स है, यहाँ से इसको हीट एनर्जी मिलेगी। और ये जो मेटल की रोड है इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, इसके ऊपर हमने वैक्स लगा रखी है, कैंडल वैक्स होती है। तो कैंडल को मेल्ट करके उसकी जो वैक्स थी वो हमने इस अलग अलग पोजीशंस पर यहाँ पर प्लेस कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही हीट एनर्जी इसको मिलनी स्टार्ट होगी, ये हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है आगे से आगे। तो यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, और यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। और जैसे ही यहाँ तक हीट पहुंचेगी, क्या कैसे पता लगेगा, तो आंसर ये है कि ये वैक्स जो है वो मेल्ट होकर के नीचे गिर जाएगी। अगर ये वैक्स मेल्ट होकर के नीचे गिर गई तो मतलब हीट ट्रांसफर यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद हीट आगे से आगे और ट्रांसफर हो रही है, फिर ये वाली वैक्स भी मेल्ट होकर के नीचे गिर गई, ये वाली वैक्स भी, और लास्ट में ये वैक्स भी मेल्ट होकर के यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो मतलब कि हीट का ट्रांसफर इस पोजीशन तक हो चुका है जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। फिर यहाँ का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, 20 से 30, 40, 50 ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। और क्या होगा, रेडिएशन भी तो होगा। आइडियल कंडीशन है ये तो आइडियल कंडीशन में हमने ऐसा माना कि सिर्फ हीट आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। एक्चुअल में क्या होगा, ये रोड गर्म होगी तो ये हीट को कहाँ रेडिएट करेगी, ये हीट को सराउंडिंग में भी रेडिएट करेगी, क्योंकि आसपास के एयर पार्टिकल आकर के जब इससे कोलाइड करेंगे तो वो भी इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक एयर मॉलिक्यूल आकर के ऐसा कोलाइड करता है, इस सरफेस के साथ जाकर के टकराता है, तो जैसे ही कोलाइड करेगा वहां से हीट एनर्जी लेगा। तो इस रॉड की हीट एनर्जी आसपास के पार्टिकल्स में भी जाएगी, मतलब सराउंडिंग में भी जाएगी। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या क्या बातें याद रखनी है,
एक तो ये बात याद रखनी है कि इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one part of the body to other, from particle to particle in the direction of fall of temperature. पार्टिकल से पार्टिकल में, एडजेसेंट पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होते होते कंडक्शन होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देयर विल बी नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का एक्चुअल मूवमेंट नहीं करवाना है, पार्टिकल चल करके नहीं जाएंगे, हीट को ऐसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो कन्वेक्शन में होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। ये कंडक्शन है। अच्छा, कंडक्शन आपको जनरली किस में देखने को मिलेगा, तो आंसर है सॉलिड्स में। सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी, और जो लिक्विड होंगे उनकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें जो स्पेसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल में स्पेसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कंडक्शन कम करेंगे, हीट को ट्रांसफर कम करेंगे। लेकिन उसमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से नहीं होगा। तो कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर सिर्फ किसमें होता है, हीट ट्रांसफर सिर्फ किसमें होता है, सॉलिड्स में। तो जो सॉलिड्स होंगे जैसे कि मेटल्स हो गए, जैसे कि कुछ पाउडर्स हो गए, सल्फर पाउडर होता है, चौक पाउडर होता है, तो ये हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा स्लो करेंगे। तो सॉलिड्स में जो ट्रांसफर होगा हीट का, वो कंडक्शन के थ्रू होगा। जब हम लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे ना, तो आपको कन्वेक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो सेकंड आपको स्टडी करना पड़ेगा इसमें कन्वेक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होगा ना। लिक्विड के पार्टिकल भी अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। इसी तरह से गैसेस के पार्टिकल भी रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल हीट एनर्जी लेकर के इस डायरेक्शन में जा सकता है और किसी दूसरे पार्टिकल को ये हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होगा। अगर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है तो कंडक्शन में इसको नहीं लिख सकते। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। ओके, कन्वेक्शन इज ऑल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें भी हीट ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम, इसमें बॉडी नहीं लिखा हमने, वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर। और कैसे होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ heated particles of the medium, by actual movement of heated particle मतलब जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अब पहले तो इसको समझो क्या चीज है। अच्छा, ये मेथड आपको किसमें मिलेगा, जो भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स मतलब कि which can flow easily, that are liquids and gases। तो लिक्विड्स और जो गैसेस हैं उनमें हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। अब इसको हम लोग उसी एग्जांपल से समझते हैं। फिर से हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को मैंने यहाँ खड़ा किया और एक स्टूडेंट क्लास के लास्ट में है। तो ये फर्स्ट रो में बैठा है, ये लास्ट में बैठा है। तो हमें क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करना है। वो हीट क्या है, वो हीट है चौक। तो इस चौक को हमें ट्रांसफर करना है क्लास के लास्ट बेंच तक। तो ये क्या करेगा, इस चौक को ऐसा थ्रो करेगा तो मतलब वो तो रेडिएशन हो गया। तो रेडिएशन तो अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो ये क्या करेगा, ये चौक को उठाएगा और एक्चुअल मूवमेंट करेगा। तो ये जो है ये खुद इस तरफ क्या करता जा रहा है, ये खुद इस तरफ मूवमेंट करता जा रहा है और यहाँ ले जाकर के इस चौक को हैंड ओवर कर देता है लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। तो इसमें जो पार्टिकल ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जो पार्टिकल गर्म हो चुका है, जिसकी हायर काइनेटिक एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे पार्टिकल में कैसे ट्रांसमिट कर सकता है, तो आंसर है कोलिजन से। कोलिजन में क्या होगा, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होंगी, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो दूसरा पार्टिकल है जिसके साथ ये कोलाइड कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। देखिए कैसे, जैसे कि ये पार्टिकल ने किसी भी सोर्स से हीट एनर्जी ली और हाई वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके सामने एक पार्टिकल है जो बेचारा धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये पार्टिकल आया हाई वेलोसिटी से आ करके इसको कोलाइड किया, ऐसे इसके साथ टकराया। इसको कोलिजन करते ही क्या होगा,
कोलिजन करते ही इस पर फोर्स लगा, ये फोर्स के कारण अब इस डायरेक्शन में चल पड़ा। तो पहले ये स्लो मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हीटेड पार्टिकल हायर काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल आकर के इससे टकराता है तो इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगने से फिर ये भी हाई वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये हायर वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम बोलेंगे कि फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ चुकी है, ये भी गर्म हो चुका है, हीट एनर्जी इसको मिल चुकी है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। जो टेम्परेचर है और जो हीट एनर्जी है दोनों ही काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन के कारण होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को एक्चुअली मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, और ऐसा सिर्फ किसमें हो सकता है, फ्लूइड्स में हो सकता है, मतलब कि लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल है सिर्फ ये। ओके, अब कन्वेक्शन दो तरह का होता है, कन्वेक्शन के भी टाइप हैं, देखिए कन्वेक्शन के भी टाइप हैं। इसमें सबसे पहला आएगा नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा आएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन दोनों को एग्जांपल्स से समझते हैं। देखो नेचुरल कन्वेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा, नेचुरल कन्वेक्शन में तो ग्रेविटी हेल्प करेगी, इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें तो ग्रेविटी हेल्प करेगी नेचुरल कन्वेक्शन में। और फोर्स कन्वेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक पंप लगाना पड़ेगा जो लिक्विड को या गैस को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे कि इंजन होता है, हीट इंजन होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें क्या लगा होता है, उसमें रेडिएटर लगा होता है। तो रेडिएटर का क्या काम है, रेडिएटर क्या करता है, उस इंजन के चारों तरफ वाटर को फ्लो करता है। वाटर को फ्लो करने से क्या होता है, वो वाटर उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसका काम करता है, कूलेंट का काम करता है। तो वो वाटर अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा ना इंजन के चारों तरफ, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, तो पार्टिकल्स को चलाना पड़ेगा, फोर्सफुली चलाना पड़ेगा, ऐसे तो वो चलेंगे नहीं। तो ये जो होता है ये होता है फोर्स कन्वेक्शन। लेकिन पहले हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं जो ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, एक डायग्राम से हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर हम लोग एक अरेंजमेंट लगा रहे हैं। वो अरेंजमेंट ये है कि एक वायर गेज रखेंगे, वायर गेज के ऊपर बीकर रखेंगे, और हम यहाँ पर ये सारा अरेंजमेंट एक आयरन स्टैंड के ऊपर लगा रहे हैं। सो दिस इज ए ट्राइपॉड स्टैंड and here we are placing a burner to heat up the substance, and now we are putting a glass beaker, एक ग्लास बीकर को यहाँ पे रख रहे हैं, और इसको वाटर से फिल कर देते हैं। वाटर एक फ्लूइड है, लिक्विड है, तो हम इसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाटर को इसमें फिल कर दिया। अब बर्नर को स्टार्ट करेंगे, बर्नर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर है हीट एनर्जी मिलेगी। किसको मिलेगी, इस लिक्विड को, पहले बीकर को मिलेगी, बीकर से हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, इस लिक्विड में जाएगी। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो गर्म होकर के किस तरफ जाएगा, सेंटर में जो पार्टिकल है वो हीटअप होगा, हायर एनर्जी का पार्टिकल बनेगा, और किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो क्या कोलिजन नहीं करेगा क्या, या सीधा ऊपर की तरफ चलता जाएगा, कोई पार्टिकल ही नहीं आएगा रास्ते में, सीधा गर्म हुआ और ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आसपास मीडियम में क्या है, आसपास लिक्विड है, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल गर्म होकर के ऐसा सीधा आगे नहीं बढ़ सकता, इसको जरूर क्या करना पड़ेगा, रास्ते में आने वाले पार्टिकल से कोलिजन करना पड़ेगा। और जैसे ही कोलिजन करेगा अपनी हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देगा, नेक्स्ट पार्टिकल में जिसके साथ ये कोलाइड करने वाला है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये पार्टिकल हीट एनर्जी लेता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और डेंसिटी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि आसपास के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स से ये ओवरकम करेगा और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी देर में रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल आ जाएगा, तो ये इससे जाकर के कोलाइड करेगा, कोलाइड करते इस पे फोर्स लगाएगा, फिर ये चलना शुरू कर देगा,
ये चलना शुरू करेगा, तो फिर जैसे ही ये आगे बढ़ रहा होगा ये किसी दूसरे से टकराएगा। तो ऐसे पार्टिकल बाय पार्टिकल क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ये पार्टिकल खुद यहाँ से यहाँ तक चल करके जा रहा है, एक्चुअल मूवमेंट कर रहा है, ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो यहाँ से पार्टिकल चला और ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में आने वाले पार्टिकल से कोलाइड करता है और हीट को ट्रांसफर करता है। तो बीकर के सेंटर में से तो पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ का स्पेस खाली हो गया, ये जो स्पेस है यहाँ के पार्टिकल अगर जा चुके हैं तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी जगह को लेने के लिए कौन आएगा, तो आंसर है आसपास के पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी बीकर में यहाँ का स्पेस खाली हो गया और इधर बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर डेंसिटी कम हो चुकी है, जहां पर मैं इसको डार्क रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पर डेंसिटी कम हो चुकी है, कोई पार्टिकल नहीं है, बहुत कम पार्टिकल्स है, और आसपास हायर डेंसिटी है। तो आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी होगी कि पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर पार्टिकल का कंसंट्रेशन हायर है इस सब जगह पे, और बीच में जो डार्क रीजन है वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पर ब्लैंक स्पेस है, ऐसा मान लीजिए। पार्टिकल हैं लेकिन कम होंगे, तो ये हायर कंसंट्रेशन से फिर कहाँ मूव करेंगे पार्टिकल, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसकी जगह लेने के लिए आसपास के पार्टिकल्स आ जाएंगे, और ये पार्टिकल जब ऊपर तक पहुंचता है तो साइड से घूम करके फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी हीट एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है। क्यों लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि ये किसी दूसरे पार्टिकल से जाकर के कोलाइड कर दिया। तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ रहा था ये किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है और इसकी हीट एनर्जी लॉस हो जाती है और दूसरा पार्टिकल आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो ऐसा कोलिजन करते करते इसकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी, फिर से ये हायर डेंसिटी का पार्टिकल होगा, तो बीकर के साइड में से ये पार्टिकल नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में से तो पार्टिकल ऊपर उठेंगे और साइड्स में से बीकर के जो सरफेस हैं, जो वॉल्स हैं, वहां से पार्टिकल किस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक कन्वेक्शन करंट। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो मैंने आपको एरोस दिखा रखी हैं कि बीच में से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और साइड्स में से पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि पार्टिकल खुद चल करके जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वेक्शन हो रहा है। तो वाटर जब बॉयल होता है ना, या कोई लिक्विड को हम जब गर्म करते हैं तो वो ऐसे गर्म होता है, बीच में से पार्टिकल गर्म होकर के ऊपर उठते हैं और यहाँ का जो स्पेस खाली होता है वो आसपास के पार्टिकल लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है, यहाँ से पार्टिकल ऊपर की तरफ, यहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये फ्लो इसमें चलता रहेगा और एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ये बर्नर से हीट एनर्जी लेते लेते क्या करेंगे, पूरा का पूरा वाटर गर्म हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ चुकी होगी, कोलिजन करते करते आगे से आगे सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे। सो दिस इज कन्वेक्शन। अब बात आती है कन्वेक्शन के एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स आपको पता है क्या क्या है, जैसे कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये आपने पढ़ रखे हैं। सोशल स्टडीज के अंदर इसके टॉपिक आते थे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होगा, ये डे टाइम में होगा, ये जो प्रोसेस होगी ये कब होगी, ये डे में, और ये प्रोसेस होगी नाइट में। और इसके डायग्राम में देखिए, जैसे कि एक ही कॉमन डायग्राम बनाता हूं मैं, ये अर्थ है, ये लैंड है यहाँ पर, और इधर एक डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में क्या भरा हुआ है, उस डिप्रेशन में वाटर है, तो ये वाटर बॉडी है इधर। So this is water and here it is land. अब देखो सनलाइट आ रही है, सनलाइट कौन रेडिएट कर रहा है, सन रेडिएट कर रहा है। तो सन ने क्या किया, यहाँ से सनलाइट को रेडिएट किया, ये सनलाइट लैंड पे भी आ रही है, वाटर पे भी आ रही है। अब जो लैंड है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जल्दी बढ़ाएगी। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 4200 जूल की एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा 1 किलोग्राम पानी, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। तो सन से जो हीट एनर्जी आ रही है और इसकी जो
कंडक्टिव इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 500 या 700 के आसपास होती है। तो ये तो 500 जूल एब्जॉर्ब करती है, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है। लेकिन ये 4200 जूल एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। ओके, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। तो जो लैंड है वो तो जल्दी गर्म हो जाएगी, वाटर जल्दी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसको ज्यादा हीट चाहिए, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो इससे होता ये है कि आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो हीटअप होकर के, ये लैंड गर्म हो चुकी है तो लैंड के आसपास के जो पार्टिकल हैं वो गर्म होंगे और गर्म होकर के यहाँ से ऊपर उठेंगे। तो ये पार्टिकल इस स्पेस को छोड़ करके कहाँ जा चुके हैं? ये लैंड के आसपास के पार्टिकल गर्म होकर के ऊपर उठ चुके हैं। तो ये स्पेस क्या हो गया? ये वाली जगह क्या होगी? यहाँ से हमने इनको पार्टिकल को हटा दिया, ये जगह खाली होगी। लेकिन इस जगह पर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, एयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर, और यहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या है? एयर की डेंसिटी लो है, यहाँ पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? तो आंसर है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर कम है, तो ये पार्टिकल इधर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस ब्रीज को क्या बोला जाएगा? इस ब्रीज को बोला जाएगा सी ब्रीज। ये होगा डे टाइम में। तो डे टाइम में सी के ओशियन के ऊपर के जो कोल्ड पार्टिकल हैं, ठंडे पार्टिकल हैं, वो किस तरफ चलते हैं? वो लैंड की तरफ चलते हैं। और दिन के समय ठंडी हवा आती है लैंड पे, और नाइट के समय क्या होगा? इसका उल्टा होगा, इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग सन को हटा देते हैं और डेंसिटी भी अलग कर देंगे पार्टिकल्स की। और फिर से जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट तो कम है, तो इसने तो जल्दी से हीट को क्या कर दिया? इसने तो जल्दी से हीट को रेडिएट